हेलो फ्रेंड्स, स्टडी क्लास 0.2 में आपका स्वागत है। आई एम सोनू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 12 राजनीतिक विज्ञान अध्याय 4 भारत के विदेश संबंध। भारत के विदेश संबंध। दोस्तों, पॉइंट क्या रहेगा आपका? अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ। भारत बड़ी विकट और चुनौतीपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में आज़ाद हुआ। तो भारत बड़ी विकट और चुनौतीपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति में क्या हुआ दोस्तों? आज़ाद हुआ। दुनिया महायुद्ध की तबाही से अभी बाहर निकली थी और उसके सामने पुनर्निर्माण का सवाल प्रमुख था। तो दुनिया क्या है कि महायुद्ध से तबाही से बाहर निकली थी और पुनर्निर्माण का सवाल एक बहुत बड़ी मुद्दा था। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाने के प्रयास हो रहे थे दोस्तों, है ना। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाने का प्रयास हो रहे थे। अगला पॉइंट दे रखा दोस्तों, हम बात करते हैं आपका एक राष्ट्र के रूप में भारत का जन्म विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में हुआ। तो एक राष्ट्र के रूप में भारत का जो जन्म है विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में हुआ दोस्तों। उसके बाद क्या दे रखा है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं आपको एक देश की विदेश नीति पर भी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वातावरण का असर पड़ता है। तो एक देश की जो विदेश नीति पर भी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वातावरण का भी असर पड़ता है। विकासशील देशों के पास अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के भीतर अपने सरोकारों को पूरा करने के लिए जरूरी संसाधनों का अभाव होता है दोस्तों, है ना। अभाव होता है। आगे पॉइंट दे रखा है दोस्तों, एक खेमा संयुक्त राज्य अमेरिका था। दोस्तों, एक खेमा कौन था? संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके समर्थक देशों के प्रभाव में रहा। तो दूसरा खेमा सोवियत संघ के प्रभाव में रहा। तो एक खेमा संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके समर्थक देशों के प्रभाव में रहा और दूसरा खेमा सोवियत संघ के प्रभाव में रहा। गुट निरपेक्षता की नीति क्या दे रखा है दोस्तों? गुट निरपेक्षता की नीति। पॉइंट क्या दे रखा है दोस्तों? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन किया था। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दूसरे विश्व युद्ध माने 1939 से 1945 के दौरान विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन किया था। इसमें क्या है? इसमें साफ साफ जाहिर होता है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत के संबंध विदेशों में रह रहे भारतीयों से क्या थे? बन चुके थे दोस्तों। अगला पॉइंट दे रखा है दोस्तों, हम बात करते हैं आपका किसी राष्ट्र की विदेश नीति से उसके अंदरूनी और बाहरी सरोकारों की झलक मिलती है। तो किसी भी देश की राष्ट्र बन के तो देश की विदेश नीति से उसके अंदरूनी और बाहरी सरोकारों की झलक मिलती है ना दोस्तों। भारत को जिस वक्त आज़ादी हासिल हुई उस समय शीत युद्ध, है ना, उस समय शीत युद्ध का दौर भी शुरू हो चुका था। तो भारत को जिस वक्त आज़ादी मिली थी उस समय शीत युद्ध का दौर भी शुरू हो चुका था, क्योंकि भारत को 1947 में आज़ादी हुआ था और 1945 में क्या होता था? शीत युद्ध स्टार्ट हो चुका था। उसके बाद क्या देखा है? शीत युद्ध के दौर में दुनिया के देश दो खेमे में बट रहे थे। तो शीत युद्ध के दौरान क्या दे रखा है दोस्तों? जो दुनिया है वो दो खेमे में बट रहे थे। तो दो खेमों कौन सा है? एक खेमे का अगुवा संयुक्त राज्य अमेरिका था और दूसरे का सोवियत संघ था। तो एक खेमे का अगुवा संयुक्त राज्य अमेरिका था और दूसरे का सोवियत संघ था। उसके बाद है दोनों खेमों के बीच विश्व स्तर पर आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य टकराव जारी था। इसी दौर में संयुक्त राष्ट्र संघ भी अस्तित्व में आया। तो इसी दौर में क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ भी क्या है दोस्तों? अस्तित्व में आया। परमाणु हथियार का निर्माण शुरू हुआ। तो क्या देखा दोस्तों कि परमाणु हथियार का है निर्माण क्या हुआ दोस्तों? शुरू हुआ। और चीन में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना हुई। तो चीन में कम्युनिस्ट शासन की क्या हुई दोस्तों? स्थापना हुई। नेहरू की भूमिका। दोस्तों, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय एजेंडा का मतलब है दोस्तों कार्यक्रम करना, है ना। राष्ट्रीय एजेंडा मन होता है कार्यक्रम तय करने में निर्णायक भूमिका निभाई। वे प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री भी थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के साथ साथ क्या थे? वे विदेश मंत्री भी थे। प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के रूप में 1946 से 1964 तक उन्होंने भारत की विदेश नीति की रचना
और क्रियान्वयन पर गहरा प्रभाव डाला। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री के साथ साथ वो विदेश मंत्री भी थे, और प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के रूप में 1946 से 1964 तक उन्होंने भारत की विदेश नीति की रचना और क्रियान्वयन पर गहरा प्रभाव डाला। नेहरू की विदेश नीति के 3 बड़े उद्देश्य थे। तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये कि नेहरू की विदेश नीति के 3 बड़े उद्देश्य थे। पहला क्या रखा है, कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता। तो पहला पॉइंट लिखा है कि कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना। दूसरा दे रखा है क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, है ना। पहला पॉइंट दे रखा है कि कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता, और दूसरा दे रखा है क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, और तीसरा दे रखा है तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना। तो दोस्तों पहला पॉइंट है कि कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना, है ना। कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना और तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना। दोस्तों मेरा मकसद है, बुक में तो लिखा रहता है, बट मेरा मकसद है दोस्तों कि दिमाग पर छप जाना चाहिए। और दिमाग पर छप जाने के बाद क्या होगा दोस्तों कि आप अच्छी तरीके से पेपर दे सकते हो, और पेपर देने के बाद क्या होगा, आपका आप पर अच्छा नंबर आ सकता है। तो मेरा मकसद दोस्तों ये है, बुक में तो लिखा ही रहता है, बट मेरा मकसद है कि आपको दिमाग में छप जाना चाहिए। उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, तो कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना। अगला पॉइंट लिखा है कि भारत को अमेरिकी खेमे के साथ ज़्यादा नज़दीकी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि इस खेमे की प्रतिष्ठा लोकतंत्र के हिमायती के रूप में थी, और इस धारा पर सोचने वाले डॉक्टर BR अम्बेडकर भी शामिल थे। तो क्या लिखा है दोस्तों कि भारत को अमेरिकी खेमे के साथ ज़्यादा नज़दीकी बढ़ानी चाहिए, है ना, और इस खेमे की प्रतिष्ठा लोकतंत्र की हिमायती के रूप में थे, और इस धारा में सोचने वाले डॉक्टर BR अम्बेडकर भी क्या थे दोस्तों, शामिल थे। आगे पॉइंट दे रखा है दोस्तों, हम बात करते हैं दो खेमों से दूरी। क्या दे रखा है, 2 खेमों से दूरी। तो ये शीत युद्ध के दौरान भारत किसी खेमे में क्यों शामिल नहीं हुआ। शीत युद्ध के दौरान भारत है किसी खेमे में क्यों शामिल नहीं हुआ। भारत अमेरिका और सोवियत संघ की अगुवाई वाले सैन्य गठबंधन से अपने को दूर रखा। तो भारत ने किसी भी खेमे में इसलिए शामिल नहीं हुआ कि भारत और अमेरिका और सोवियत संघ की अगुवाई वाले सैन्य गठबंधन से अपने को दूर रखना चाहता था, है ना दोस्तों, दूर रखना चाहता था। उसके बाद क्या देखा है दोस्तों, हम बात करते हैं इसमें क्या देखा है कि समकालीन विश्व के जो पिछले बुक में हमने पढ़ा था कि अमेरिका ने उत्तर अटलांटिक में नाटो और सोवियत संघ ने जवाब में वार्सा पैक्ट नामक संधि संगठन बनाया था। तो भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को आदर्श माना था, न तो सोवियत संघ के साथ गया था न तो अमेरिका के साथ गया था। भारत ने एक अलग नीति अपनाया था, गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया था। आगे पॉइंट देखा है दोस्तों, 1956 में जब ब्रिटेन ने सुएज नहर के मामले को लेकर के मिस्र पर आक्रमण किया, तो भारत ने इस नौ माने क्या होते हैं, नए औपनिवेशिक हमले के विरुद्ध विश्वव्यापी विरोध की अगुवाई की। तो 1956 में जब ब्रिटेन ने सुएज नहर के मामले को लेकर के मिस्र पर आक्रमण किया, तो भारत ने इस नौ औपनिवेशिक हमले के विरुद्ध विश्वव्यापी विरोध की क्या की दोस्तों, अगुवाई की, है ना, अगुवाई की। अगला पॉइंट देखा है दोस्तों, हम बात करते हैं 1950 के दशक में भारत अमेरिकी संबंध में खटास पैदा हो गया। अमेरिका सोवियत संघ से भारत की बढ़ती हुई दोस्ती को लेकर के भी नाराज़ था। तो अमेरिका सोवियत संघ से भारत की जो दोस्ती है बहुत अच्छा हो रहा था, इसके कारण अमेरिका बहुत नाराज़ था, को लेकर के भी नाराज़ था। भारत ने नियोजित विकास की रणनीति अपनाई थी। तो भारत ने कौन सी नीति अपनाई थी, नियोजित विकास की रणनीति अपनाई थी, और इस नीति में जोर आयात को कम करना। देखो आयात का मतलब होता है दोस्तों आना, है ना, विदेशों से हम कुछ मंगवाते जैसे पेट्रोल, तो आयात माने होता है आना, आयात को कम करने पर था, और इसमें संसाधन आधार तैयार करने पर जोर दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप निर्यात के मामले में भी प्रगति बड़ी सीमित थी। विकास की इस रणनीति के कारण बाहरी दुनिया से भारत को आर्थिक लेन देन में बड़ा सीमित था। तो क्या तरीका दोस्तों, भारत ने नियोजित विकास की रणनीति अपनाई थी, और इस नीति पर क्या था कि आयात को कम करना था। इसमें संसाधन आधार तैयार करने पर जोर दिया गया,
और इसके परिणाम स्वरूप निर्यात, निर्यात का मतलब था दोस्तों जाना, आयात माने आना, निर्यात माने जाना, के मामलों में भी प्रगति बड़ी सीमित थी। विकास के इस रणनीति के कारण बाहरी दुनिया से भारत का आर्थिक लेन देन बड़ा क्या था दोस्तों, सीमित था दोस्तों। एफ्रो एशियाई एकता, तो एफ्रो एशियाई एकता क्या तरीका है दोस्तों, इंडोनेशिया के एक शहर बांडुंग में एफ्रो एशियाई सम्मेलन 1955 में हुआ। तो इंडोनेशिया के एक शहर बांडुंग में एफ्रो एशियाई सम्मेलन 1955 में हुआ। तो एफ्रो एशियाई सम्मेलन कब हुआ दोस्तों, 1955 में हुआ। आमतौर पर हम इसे बांडुंग सम्मेलन के नाम से जानते हैं। तो आमतौर पर इसे हम क्या कहते हैं, बांडुंग सम्मेलन के नाम से जानते हैं। एफ्रो और एशियाई के 9 स्वतंत्र देशों के साथ भारत के बढ़ते संपर्क का यह चरम बिंदु था। तो 9 माने नए स्वतंत्र देशों के साथ भारत के बढ़ते संपर्क का यह चरम बिंदु था। बांडुंग सम्मेलन में ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी थी। तो बांडुंग सम्मेलन में क्या दे रखा है दोस्तों कि गुटनिरपेक्षता आंदोलन का नींव रखी थी। तो बांडुंग सम्मेलन में ही गुटनिरपेक्षता आंदोलन की नींव रखी थी, माने आधार रखा था। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 है ना। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 के सितंबर में बेलग्रेड में हुआ। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में नेहरू की महती भूमिका रही थी। तो क्या तरीका दोस्तों, जो बांडुंग जो सम्मेलन है वो 1955 में हुआ था और बांडुंग सम्मेलन में ही गुटनिरपेक्षता की क्या रखी थी, नींव माने आधार रखा था। और गुटनिरपेक्ष का पहला जो सम्मेलन है 1961 में सितंबर में बेलग्रेड में हुआ। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में जो नेहरू की जो है ना महती भूमिका रही। उसके बाद देखा दोस्तों, आगे हम पॉइंट बात करते हैं आपका चीन के साथ। क्या देखा है दोस्तों, चीन के साथ शांति और संघर्ष, है ना। चीन के साथ क्या देखा है दोस्तों कि शांति और संघर्ष। चीनी क्रांति 1949 में हुई थी। क्या देखा है दोस्तों कि चीनी जो क्रांति है वो 1949 में हुई थी, है ना दोस्तों। उसके बाद क्या देखा है दोस्तों, 5 सिद्धांत यानी पंचशील की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री नेहरू और चीन के प्रमुख चाओ एन लाई ने संयुक्त रूप से 29 अप्रैल 1954 में की थी, है ना। तो जो पंचशील जो समझौता है, 5 सिद्धांत यानी पंचशील की जो घोषणा है किसकी और किसके बीच में हुआ था, भारत के प्रधानमंत्री नेहरू और चीन के प्रमुख माने चाओ एन लाई ने संयुक्त रूप से 29 अप्रैल है ना 1954 में, है ना, ये समझौता हुआ था। दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध की दिशा में एक अलग कदम था। भारत और चीन के नेता, है ना, भारत और चीन के जो नेता देखा है आपका दोस्तों कि चीन के नेता एक दूसरे देश का दौरा करेंगे और उनके स्वागत में बड़ी भीड़ जुटती थी। तो पंच माने क्या होता, 5 माने पंचशील समझौता कब हुआ था, भारत के प्रधानमंत्री नेहरू और चीन के प्रमुख चाओ एन लाई ने संयुक्त रूप से 29 अप्रैल 1954 में की। उसके बाद क्या देखा है दोस्तों, बात करते हैं चीन का आक्रमण 1962। चीन के साथ भारत के इस दोस्ताने रिश्ते, है ना, में 2 कारणों में खटास आई। चीन ने 1950 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया। इससे भारत और चीन के बीच ऐतिहासिक रूप से जो एक मध्यवर्ती राज्य बना चल रहा था। तो चीन के साथ भारत के इस दोस्ताना रिश्ते में 2 कारणों से खटास आ गया। चीन ने 1950 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया और इससे भारत और चीन के बीच ऐतिहासिक रूप से जो एक मध्यवर्ती राज्य बना चल आ रहा था। चीन के इस कदम का खुले तौर पर विरोध नहीं किया। तो चीन के जो इस कदम का खुले तौर पर विरोध नहीं किया। उसको क्या दे रखा है दोस्तों, तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा ने भारत से राजनीतिक शरण मांगी। तो तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा ने भारत से राजनीतिक शरण मांगी और 1959 में भारत ने उन्हें शरण दे दी। तो 1959 में भारत ने उन्हें शरण दे दी। चीन ने आरोप लगाया कि भारत सरकार अंदरूनी तौर पर
चीन विरोधी गतिविधियों को हवा दे रही है ना। चीन विरोधी गतिविधियों को हवा दे रही है। भारत और चीन के बीच एक सीमा विवाद भी उठ खड़ा हुआ था। तो भारत और चीन के बीच एक सीमा विवाद भी उठ खड़ा हुआ था। उसके बाद क्या देखा दोस्तों, चीन ने भारतीय भू क्षेत्र में पड़ने वाले दो इलाका, जम्मू कश्मीर के लद्दाख वाले हिस्से के अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों पर अपना अधिकार जताया। अरुणाचल प्रदेश को उस समय नेफा या उत्तर पूर्वी सीमांत कहा जाता दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन कि अरुणाचल प्रदेश को उस समय नेफा कहा जाता था या उत्तर पूर्वी सीमांत कहा जाता था। अरुणाचल प्रदेश को उस समय नेफा या उत्तर पूर्वी सीमांत कहा जाता था। तो चीन ने भारतीय भू क्षेत्र में पड़ने वाले दो इलाका, जम्मू कश्मीर के लद्दाख वाले हिस्से के अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों पर अपना अधिकार जताया। अरुणाचल प्रदेश को उस समय नेफा या उत्तर पूर्वी सीमांत कहा जाता था दोस्तों, है ना दोस्तों। आगे दे रखा है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। 1962 के अक्टूबर में दोनों विवादित क्षेत्रों पर बड़ी तेज़ी से व्यापक स्तर पर हमला हो गया। तो 1962 में चीन ने भारत पर क्या कर दिया, हमला कर दिया और पहला हमला एक हफ्ते तक चला और इस दौरान चीनी सेना ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण इलाकों पर कब्जा कर लिया, है ना दोस्तों। कि 1962 के अक्टूबर में दोनों विवादित क्षेत्रों पर बड़ी तेज़ी तथा व्यापक स्तर पर हमला किया और पहला हमला एक हफ्ते तक चला और इस दौरान चीनी सेना ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण इलाकों पर कब्जा कर लिया दोस्तों। आगे दे रखा है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। क्या दे रखा है आपका, आखिरकार चीन ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित किया। तो आखिरकार चीन ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया दोस्तों। आगे पॉइंट क्या दे रखा है दोस्तों, चीन युद्ध से भारत की छवि को देश और विदेश दोनों ही जगह धक्का लगा। तो चीन युद्ध से भारत की छवि को देश और विदेश दोनों ही जगह क्या लगा दोस्तों, धक्का लगा। आगे देखा पॉइंट दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। तत्कालीन रक्षा मंत्री B.K. कृष्ण मेनन को भी मंत्रिमंडल छोड़ना पड़ा और नेहरू की छवि भी थोड़ी धूमिल हो गई, है ना। तो क्या दे रखा है दोस्तों कि तत्कालीन जो रक्षा मंत्री है कृष्ण मेनन को भी मंत्रिमंडल छोड़ना पड़ा और नेहरू की छवि भी धूमिल हुई दोस्तों। तो भारत चीन संघर्ष का असर विपक्षी दलों पर भी हुआ। इस युद्ध और चीन सोवियत संघ के बीच बढ़ते मतभेद से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माने माकपा के अंदर बड़ी उठापटक मची। तो इस युद्ध और चीन सोवियत संघ के बीच बढ़ते मतभेदों से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माने भाकपा के अंदर बड़ी उठापटक मची। उसके बाद क्या देखा है दोस्तों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में टूट गई। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी क्या देखा दोस्तों 1964 में टूट गई और इस पार्टी के भीतर जो खेमा चीन का पक्षधर था उसने मार्क्सवादी ना भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई का मतलब दोस्तों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और उसके बाद देखा है माकपा, है ना, तो बनाई गई। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में टूट गई और इस पार्टी के भीतर जो खेमा चीन का पक्षधर था उसने मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माने सीपीआई एवं माकपा बनाई। ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या दे रखा है दोस्तों, कुछ पॉइंट इसमें दे रखा है आपका, वो हम बात करते हैं। नागालैंड को प्रांत का दर्जा मिला, है ना दोस्तों, कि नागालैंड को प्रांत का दर्जा दिया गया और मणिपुर और त्रिपुरा हालांकि केंद्र शासित प्रदेश थे लेकिन उन्हें अपनी विधानसभा के निर्वाचन का अधिकार मिला। तो मणिपुर और त्रिपुरा हालांकि केंद्र शासित प्रदेश थे लेकिन उन्हें अपनी विधानसभा के निर्वाचन का अधिकार मिला। तिब्बत, यह मध्य एशिया का मशहूर पठार है। ऐतिहासिक रूप से तिब्बत भारत और चीन के बीच विवाद का एक बड़ा मसला रहा। तो तिब्बत है यह मध्य एशिया का एक मशहूर पठार है। ऐतिहासिक रूप से तिब्बत और भारत और चीन के बीच विवाद का एक बड़ा मसला रहा। 1950 में चीन ने तिब्बत पर नियंत्रण कर लिया। तो 1950 में चीन ने तिब्बत पर नियंत्रण कर लिया और तिब्बत के ज़्यादातर लोगों ने चीन के कब्जे का विरोध किया, है ना। तो 1950 में चीन ने तिब्बत पर नियंत्रण कर लिया और तिब्बत के ज़्यादातर लोगों ने चीनी कब्जे का विरोध किया।
1954 में जब भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर हुए, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, है ना, और चीन के जो प्रधानमंत्री थे चाउ एन लाई। तो 1954 में जब भारत और चीन के बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुए, तो क्या देखा है दोस्तों कि क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान करेंगे, है ना, एक दूसरे की क्षेत्रीय संप्रभुता का क्या करेंगे दोस्तों, सम्मान करेंगे। आगे क्या देखा है दोस्तों, हम बात करते हैं 1956 में चीन के शासनाध्यक्ष चाउ एन लाई और भारत के आधिकारिक दौरे पर आए, तो साथ ही साथ तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा भी भारत पहुँचे। तो 1956 में जो चीन के जो शासनाध्यक्ष थे चाउ एन लाई भारत के आधिकारिक दौरे पर आए और तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा भी भारत पहुँचे, है ना। उसके बाद क्या देखा है दोस्तों, हम बात करते हैं, अगला पॉइंट है आपका, उसके बाद देखा आपका दोस्तों कि स्थिति बिगड़ते देखकर के तिब्बत के पारंपरिक नेता दलाई लामा ने सीमा पार करके भारत में प्रवेश किया। 1959 में भारत से शरण मांगी, भारत ने दलाई लामा को शरण दे दी। तो क्या दे रखा है दोस्तों कि भारत ने दलाई लामा को क्या कर दी दोस्तों, शरण दे दी। उसके बाद क्या दे रखा है दोस्तों, हम बात करते हैं, शरण दे दी, भारत ने इस कदम का कड़ा विरोध किया। तो दलाई लामा ने सीमा पार करके भारत में प्रवेश किया और 1959 में भारत से शरण मांगे, भारत ने दलाई लामा को शरण दे दी। चीन ने भारत के इस कदम का कड़ा विरोध किया। तिब्बती शरणार्थियों की बड़ी बड़ी बस्तियाँ हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में संभवतः शरण ली है। भारत में खास करके दिल्ली में तिब्बती शरणार्थी की बड़ी बड़ी बस्तियाँ हैं और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में संभवतः तिब्बती शरणार्थी की सबसे बड़ी बस्तियाँ है। दलाई लामा ने भारत में धर्मशाला को ही अपना निवास स्थान बनाया है। तो दलाई लामा ने भारत में धर्मशाला को ही अपना निवास स्थान बनाया है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, है ना, कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।